शहर के पुराने हिस्से में जहाँ गलियां इतिहास की महक से भरी रहती थीं, वहीं एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लोगों की फुसफुसाहटें, हैरानी भरी निगाहें और दबी हंसी, सब कुछ एक ही बात पर टिक गया था। 21 साल के आर्यन ने 70 साल की एक बूढ़ी औरत सावित्री देवी से शादी कर ली। आर्यन लंबा, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव वाला लड़का, अपने में रहने वाला और अक्सर किताबों के पीछे खोया हुआ। सावित्री देवी शहर की सबसे रहस्यमय महिला, चांदी जैसे बाल, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में एक अजीब चमक, जैसे वो दुनिया से ज्यादा खुद को समझती हों। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास पुरानी हवेली, जमीन जायदाद और अनगिनत राज छिपे हैं। जब दोनों की शादी की खबर फैली, लोग दंग रह गए। लड़का जरूर लालची होगा, ये औरत कुछ तो जादू जानती है, कोई समझौता होगा, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी। शादी के 7 दिन बीते, 7 दिन जिनमें आर्यन ने किसी से बात नहीं की। वह बस चुप रहा, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। लोग उसे देखते तो लगता वह कुछ छुपा रहा है या कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर 7वें दिन की सुबह वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसी पुरानी हवेली में जहाँ दीवारों पर समय की परतें जमी थी, आर्यन ने सावित्री देवी के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन रही थी। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे समय खुद ठहर गया हो। सावित्री देवी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थीं। चेयर हिल रही थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, माँ? हाँ, लोगों को नहीं पता था। वो उन्हें माँ कहता था, क्योंकि सच ये था कि उसने उनसे मोह, सम्मान और एक अनकहा रिश्ता पाया था। लेकिन आज उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी मिट्टी को ढकने वाले ओस की बूंदों में होती है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आर्यन की धड़कन रुक गई। दराज से गिरा एक पुराना लिफाफा, उस पर लिखा था, आर्यन के लिए, 7 दिन बाद खोलना। उसके हाथ कांप उठे। क्यों? 7 दिन बाद ही क्यों? इसमें क्या छिपा था? उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना फोटो और उसके पीछे एक चौंकाने वाली लाइन। फोटो में एक जवान औरत थी, वही आंखें, वही चेहरे की बनावट, सावित्री देवी जैसी, मगर उम्र 25 से ज्यादा नहीं। आर्यन ने फोटो उलटकर पढ़ा, जब तुम ये फोटो देखोगे, मेरा असली सच तुम्हें दिखने लगेगा। दिल की धड़कन तेज हुई। वह समझ नहीं पाया, क्या वो किसी भ्रम में था? क्या सावित्री देवी वही हैं जो दिखती थीं, या कुछ और? तभी रॉकिंग चेयर अपने आप रुक गई। हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में आया और आर्यन को महसूस हुआ कुछ बदल रहा है। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चल पड़ी, जो कई सालों से बंद थी। आर्यन ने फोटो को दोबारा गौर से देखा और एक परछाई ठीक उसी लड़की की खिड़की पर ठहरती दिखाई दी, जैसे वही तस्वीर की लड़की बाहर खड़ी हो। आर्यन की सांस अटक गई। उसने धीरे से खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। आर्यन खिड़की के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसका हाथ अनायास ही कांपने लगा। बाहर वही सुबह की धुंध हल्के हल्के खेल रही थी, लेकिन उस धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी। ठीक वही लड़की, वही चेहरा, वही निगाहें जो फोटो में थी। उम्र मुश्किल से 25। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे आर्यन के भीतर उतरती जा रही थीं, जैसे उसे वह सब पता हो जो आर्यन अब तक नहीं समझ पाया। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली। कौन हो तुम? उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बनकर निकली। लड़की मुस्कुराई। उस मुस्कान में रहस्य भी था और सुकून भी। मैं वो हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाओगे अभी, उसने धीमे से कहा, लेकिन तुम्हें मेरा नाम पता है। तुम फोटो में देख चुके हो, लेकिन तस्वीर तो सावित्री देवी की है। इस उम्र में नहीं, उस उम्र में। आर्यन के शब्द लड़खड़ाने लगे। लड़की ने बिना हिले डुले बस उसकी आंखों में देखा। उम्र
दिखती है, सच छिपा होता है। यह सुनते ही कमरे की रॉकिंग चेयर अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। खिड़की के पर्दे फड़फड़ाए और हवेली की लकड़ी की दीवारों में महीन सी चरमराहट गूंज उठी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जीवित हो रही हो। आर्यन बेचैन हो गया। उसने नीचे देखा। फोटो उसके हाथ में हल्का सा गर्म हो रहा था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा भरी हो। अगर तुम वही हो तो फिर सावित्री देवी? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। लड़की की आंखें नमसी हो गईं, लेकिन वह मुस्कुराई। कभी कभी लोग कहानी को अंत समझ लेते हैं, जबकि वह तो सिर्फ एक नया आरंभ होता है। अचानक वह धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। रुको! आर्यन चिल्लाया और खिड़की से बाहर झुक गया। लेकिन जिस जगह वह अभी खड़ी थी, वहां सिर्फ सुबह की ठंडी हवा थी। लड़की कहीं नहीं थी। आर्यन घबराया हुआ कमरे में लौटा। उसने सावित्री देवी का हाथ छुआ। ठंडा, बिल्कुल ठंडा। पर उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उनके हाथ में कोई छोटा सा कपड़ा दबा हुआ है। उसने धीरे से वह कपड़ा निकाला। ये एक छोटा सा रुमाल था, जिस पर सुनहरे धागे से एक निशान बना हुआ था। यह वही निशान था जो लड़की की कलाई पर भी था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही लड़की है? क्या सावित्री देवी किसी और रूप में थी, या दोनों किसी अजीब तरह से एक ही थीं? उसी वक्त कमरे की दीवार पर जड़ी पुरानी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। टिक टिक टिक, इतनी तेज कि आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर अचानक सुई रुक गई और ठीक उसी पल हवेली की तीसरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! आवाज इतनी भारी थी कि पूरा कमरा कांप गया। आर्यन तुरंत कमरे से बाहर निकला और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। उसकी सांसें घबराहट में टूट रही थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, जबकि वह पूरी तरह अकेला था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का तेज झोंका लगा। खिड़कियां अपने आप खुली हुई थीं। हवा में धूल उड़ रही थी और कोनों में रखे पुराने सामान धीरे धीरे हिल रहे थे। और फिर उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना पड़ा था। वही गिरा था। उसका फ्रेम टूटा हुआ था, कांच बिखरा हुआ। लेकिन कांच के एक बड़े टुकड़े में आर्यन को अपनी परछाई नहीं दिखी। उसे वही लड़की दिखी। लड़की उस टूटी हुई परछाई में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मुलायम उदासी। लेकिन इस बार उसने कुछ कहा। आर्यन, तुम अकेले नहीं हो। जो तुमने चुना है, उसका जवाब तुम्हें जल्द मिलेगा। आईने का कांच फिर से अपने आप दरारों से झिलमिलाने लगा, जैसे उसमें कोई प्रकाश लहर उठा हो। आर्यन उससे बात करना चाहता था। तुम कौन हो? तुम्हारा सावित्री देवी से क्या रिश्ता है? और मैं क्यों? लड़की ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे किसी पुराने दर्द को स्वीकार कर रही हो। रिश्ते हमेशा रक्त से नहीं बनते। कभी कभी समय उन्हें जोड़ देता है, और समय वापस भी आता है। अगले ही पल वह परछाई कांच से गायब हो गई। टूटा हुआ आईना फिर बिल्कुल सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आर्यन का दिमाग चकरा रहा था। उसकी शादी, ये हवेली, सावित्री देवी का अजीब व्यवहार, वह फोटो, और अब यह लड़की। उसी समय नीचे से किसी के खांसने की आवाज आई, कमजोर लेकिन जानी पहचानी। आर्यन तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। सावित्री देवी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। जब उसने अंदर झांका तो उसकी सांस अटक गई। रॉकिंग चेयर अब बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन सावित्री देवी अब पहले जैसी मृत सी शांत नहीं थी। उनकी आंखें खुली थीं, धीमी, कमजोर, लेकिन खुली। आर्यन की आवाज सूख गई। आप ठीक हैं? सावित्री देवी ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, 7वां दिन सच लेकर आएगा। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें गहराई थी। जिसे तुमने देखा, वह मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ही हूं।
आर्यन वहीं जम गया। कमरे में सन्नाटा गहराने लगा। सावित्री देवी ने आगे कहा, अब जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कंपाते हाथ से आर्यन की ओर इशारा किया, मानो किसी अदृश्य दरवाजे की ओर भेज रही हों। क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है, कमरा उस समय जैसे सांस रोककर खड़ा था। दीवारें, परछाइयां, हवा, सब कुछ थम गया था। सावित्री देवी की आंखों की गहराई में एक ऐसा सच छिपा था जो आर्यन को अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा था। वह उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही बदल रही हो। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ से आगे बढ़कर उसका चेहरा छुआ। आर्यन, तुमने जो 7 दिन मेरे साथ बिताए वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि समय के एक बंद दरवाजे के साथ बिताए। उस दरवाजे को सिर्फ तुम ही खोल सकते थे। कौन सा दरवाजा? आर्यन के भीतर डर और जिज्ञासा एक साथ उबल रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, वही जो तुम्हें मेरे अतीत तक ले जाएगा और मेरे अंत को पूरा करेगा। अचानक हवेली की दीवारों में हल्की सी कंपन हुई, जैसे कहीं कोई पुरानी नस जाग उठी हो। ऊपर से आती हुई तेज हवा भीतर तक घुस गई। कमरे में रखी चीजें, फोटो फ्रेम, पुरानी किताबें, दीपक एक एक करके हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। आर्यन ने डरकर पूछा, क्या हो रहा है? सावित्री देवी की आवाज धीमी लेकिन भारी हो गई। मैंने जो देखा, जो सहा, जो खोया, वह सब आने वाला है और उसके बाद ही मेरी कहानी खत्म होगी। उन्होंने चारपाई के नीचे रखी लोहे की पेटी की ओर इशारा किया। इसे खोलो। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर पेटी खोली। भीतर से पुराने कागजात, एक डायरी और वही सुनहरे निशान वाला एक प्राचीन कंगन मिला, ठीक वैसा ही जैसा उस लड़की की कलाई पर था। आर्यन का दिल रुक गया। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना चमक उठा, जैसे शब्द जिंदा हो गए हों। मेरा नाम सावित्री नहीं, आर्या है। मैं वही हूं जिसे तुमने आज देखा। आर्यन ने कांपते होठों से फुसफुसाया, आर्या? सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। वह मेरी पहली उम्र थी, मेरा पहला रूप, मेरा पहला जीवन। तुमने आज जो देखा वह मेरी आत्मा की छाया थी। आर्यन का दिमाग घूमने लगा। लेकिन आप, इतनी बूढ़ी, और वह लड़की, क्योंकि मैंने एक शाप झेला था, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। एक ऐसा शाप जिसने मुझे मेरे असली रूप से दूर कर दिया, मुझे उम्र से बांध दिया और मेरी जवानी को एक परछाई बना दिया जो सदियों से मुझसे अलग भटकती रही। आर्यन पीछे हट गया। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सावित्री देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान में कड़वाहट थी, दर्द था और एक अनकहा रहस्य भी। क्योंकि इस हवेली की एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि मेरा शाप सिर्फ उसी के हाथों टूटेगा जो मेरे जीवन की आखिरी सांसों में मेरे साथ रहेगा, और जिसकी नीयत दुनिया को धोखा दे सकती है लेकिन मुझे नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। मैंने क्या किया? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे सम्मान दिया, सुकून दिया, और 7 दिनों में वो सब दिया जो मुझे पिछले 50 सालों में नहीं मिला था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। घड़ी की सुइयों ने उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया, जैसे समय खुद को पीछे धकेल रहा हो। सावित्री देवी ने धीमी सांस लेते हुए कहा, अब मेरा अंत और मेरा आरंभ दोनों तुम्हारे सामने होंगे। डरना मत। जो होने वाला है वो तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी किस्मत है। और फिर उनके शरीर से हल्की चमक निकलने लगी। उनकी त्वचा में से जैसे रोशनी झरने लगी। उनकी झुर्रियां गायब होने लगी। बालों की सफेदी काली होने लगी। आर्यन भय से पीछे हट गया, पर उसके पैरों ने उसे वहीं जड़ कर दिया। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया, और उस झोंके के बीच सावित्री देवी का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पलों में
उनके सामने बैठी 70 साल की बूढ़ी औरत अब नहीं थी। उसकी जगह वही लड़की खड़ी थी। वही चेहरा, वही कलाई पर निशान, वही आंखें जिनमें सदियों का दर्द, समय का बोझ और सच्चाई की चमक एक साथ थी। आर्यन की सांसें टूट गईं। तो आप ही थीं। आर्या ने सिर हिलाया। मैं ही हूं, मैं ही थी, और मैं ही रहूंगी। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फिर से जी पाई। तुमने मेरा शाप तोड़ा, इसलिए नहीं कि तुमसे कोई मजबूरी थी, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे किसी उम्र से नहीं, मेरे दिल से देखा। आर्यन की आंखें भीग गईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब क्या होगा? आर्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब मेरी कहानी खत्म होती है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने एक नई कहानी शुरू होने वाली है, जिसमें ना उम्र मायने रखेगी, ना समय, सिर्फ किस्मत और सच। अचानक हवेली की सारी लाइटें एक साथ चमक उठीं। दीवारें रोशनी से भर गईं। हवा में घंटियों जैसी ध्वनि गूंजने लगी। और फिर हवेली के बाहर आसमान पर बादल फट पड़े। एक तेज बिजली चमकी, और उसी रोशनी में आर्या का शरीर पूरी तरह जीवित, पूरी तरह युवा और पूरी तरह वास्तविक लगने लगा। आरा उसकी आंखों में खो गया। उसने जाना कि वह न तो किसी भ्रम में है, न किसी डर में, बल्कि एक ऐसी कहानी के अंतिम अध्याय में है जिसका अंत भी किसी शुरुआत जैसा था। आर्या ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, अब हम दोनों को इस हवेली से जाना होगा, क्योंकि मेरा अतीत अब खत्म हो चुका है और हमारा भविष्य इस दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा बिल्कुल नई थी, ताजा, हल्की और उम्मीद से भरी हुई। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, एक नए समय, नई किस्मत और नई पहचान की ओर। और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पुरानी हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। दीवारें शांत हो गईं, और हवेली समय के भीतर खो गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अपना रूप बदल चुकी थी।